लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में बाबू 6 टॉपिक पढ़ना है सभी को। पहला टॉपिक है ब्रिटिश फाउंडेशन, कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन। इसमें क्या कि ब्रिटिश कैसे आए, कैसे साम्राज्य जमाए, कैसे प्लासी हुआ, कैसे बक्सर हुआ, कैसे एंग्लो फाइट हुआ है सबके बीच में, ये सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। और कंसोलिडेशन मतलब क्या आता है कि कैसे कैसे इकट्ठा करके साम्राज्य किया गया है, क्रिएट किया गया है। बोलते हैं ना पावर को कंसोलिडेट करना, इधर भी है मेरा, इधर भी है, इधर भी है, सबको एक साथ कर लेना। क्यों? मद्रास में भी है ना, कलकत्ता में भी है और मुंबई में भी है। क्या है कोमल? प्रेसिडेंसी है। समझ में आया? यही है कंसोलिडेशन। और एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांड कर रहे हैं एकदम भारत को। इतना भारत को कब्जा लिए, इतना कब्जा लिए कि 1857 का रिवोल्ट हो गया। 1857 का जब रिवोल्ट हो गया तो वहाँ से क्वीन प्रोक्लेमेशन आया 1858 का, ठहरो अब नहीं करो, बगावत हो जाएगा, निकलना पड़ेगा इस देश से, शांत। उसके बाद फिर प्रिंसली स्टेट है, उसके साथ रिलेशन बढ़िया, और उसके बाद वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तभी तो आज़ादी में हमें प्रिंसली स्टेट को जाके वो करना पड़ा है, अपीज करना पड़ा है। और फिर वल्लभ भाई पटेल का मूड खराब होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत करो सबको। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नियम तो पटेल जी ने रखा था, भले ही अभी कोई भी नाम कोइन करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बात समझे, पहला जो टॉपिक है ब्रिटिश फाउंडेशन, कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन। दूसरा है ब्रिटिश पॉलिसी। वाओ, ये तो इतना कुछ है आज तुम लोग जो पढ़ रहे हो एजुकेशन सिस्टम। हाँ, तो ब्रिटिश पॉलिसी का है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करना है ना, कैश क्रॉप क्या होता है, इंडिगो क्या होता है, सब चीज़ इसके अंदर ही आएगा। आज तुम रेलवे का बात करते हो, बड़ा बड़ा बात करते हो, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ बात करेंगे इस क्लास में। और कान खोल के सुनना है, प्रेस एक्ट क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, तो सब चीज़ के बारे में जानेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। दैट इज योर ब्रिटिश पॉलिसी। थर्ड वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स। बाबू एक से एक मूवमेंट हुआ है इस कंट्री में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बताएंगे बाबा अम्बेडकर का, स्वामी विवेकानंद का, उसके बाद राजा राम मोहन रॉय का, दयानंद सरस्वती का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, कौन नहीं है, सब तुम्हारा जितने भी आइडल्स हैं, जितने भी तुम्हारे इंडिया के लिए जो लड़े थे, चाहे सती एक्ट का एबोलिशन हो, चाहे विडो रीमैरिज एक्ट का बात हो, क्या हुआ नहीं हुआ सब जान लो। ठीक है, बी हैप्पी। इंडियन नेशनल मूवमेंट। चौथा है आईएनएम होगा, आईएनसी नहीं आईएनएम है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आईएनसी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, गांधी बाबा आएंगे साउथ अफ्रीका से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर दिया है ना, वो प्रायोरिटी के बेसिस पे दिया है। उसके बाद करेंगे 5th वन कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन, बताएंगे 1, 2 क्या है वो थोड़ी देर में बताएंगे। कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन, बाबू बीज बो दिया गया कम्युनलिज्म का, राइट देखता है हिंदू मुस्लिम का, यही सब चीज़ है। पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड होना, इंडिया पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का डिवाइड होना। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद नेहरू जी क्या क्या किए थे, आईआईटी खड़गपुर कैसे आया है, बहुत सारा डैम जो बना है, बहुत सारे पंच योजना, तुम्हारा पंच वर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान क्या है क्या नहीं है, सब जानोगे। ठीक है, तो देखो अब प्रायोरिटी क्या है कि अभी तक सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, इसको 6 में डिवाइड किए हैं। सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस को इंटरेस्ट है आईएनएम में, चौथा नंबर, इसलिए 1 है। पीटी में 5 से लेके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ में आया। उसके बाद जो सेकेंड है वो रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स में है। तुमको मुंडा रेबिलियन पूछ लेगा, सन्यासी रेबिलियन पूछ लेगा, पाइका रेबिलियन पूछ लेगा, इसलिए सेकेंड है वो। थर्ड में तुमको ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में पूछा जाएगा। मतलब ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, सिविल सर्विस है जी। कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन चौथा नंबर है, प्रायोरिटी बेसिस पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब इस बार इस साल नहीं पूछा गया है, मैं इस साल से पीछे 2-3 साल कर दोगे, 2017, 18, 19 का प्रीलिम्स से पूछ देखोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। और यही कारण था कि यूट्यूब पे हमने क्या किया था, 2 मॉड्यूल पोस्ट इंडिपेंडेंस का अभी भी है, स्टिल जाके देख सकते हो, रामानंद के लिए कर दिया था मैंने, उनके लिए। ठीक है, तो ये 5th वन है पोस्ट इंडिपेंडेंस। और लास्ट वन जो कि लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको जब समझने के लिए कि कैसे आया, जो 6th है। लिस्ट इंपॉर्टेंट मतलब सिविल सर्विस में कुछ लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
ये बस एक क्रोनोलॉजी बनाया गया, यू नेवर नो कब क्या पूछ ले सिविल सर्विस। और यदि मैं मेंस का बात करूं तो बाबू मेंस में मॉडर्न इंडिया का जो एलिमेंट है 50 से लेकर 60 नंबर तक का एलिमेंट है, और उसे पास 50 से 60 नंबर बाबू फर्स्ट टॉपर और लास्ट का बीच का होता है डिफरेंस, समझ जाओ। 50 नंबर मतलब पहला टॉपर है लास्ट का है, इतना ही अंतर होता है 50 नंबर का, एक नंबर से। ये समझ गए? होप सो तुम लोगों ने सिलेबस समझ लिया होगा, समझ में आया तुमको अंकित? बढ़िया से ध्यान रखो, नया चीज है, उमंग के साथ स्टार्ट करो। देखो पहले बताना चाहेंगे कि यूरोप में क्या हुआ। अब यूरोप में बाबू वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया तो देखो इसका फायदा तुमको क्या हो रहा है। देखो बताओ, यूरोप में डार्क एज था, किसी को दिक्कत है? हाँ 14th सेंचुरी रिनेसांस आने से पहले तो डार्क एज था वो पूरी तरीके से, है ना। जब तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन हुआ है ना, रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था? 6th सेंचुरी में हुआ था, और उसके बाद तुम्हारा रिनेसांस 14th सेंचुरी के बाद आया है, 13th-14th सेंचुरी में। ये बीच पीरियड क्या है? डार्क एज लिखा है, चर्च का मोनोपोली है। फ्यूडल ट्रेंड्स था, रॉयल एब्सोल्यूटिज्म था, यानी कि रॉयल जता कर रखा है अपने जगह को, कोई लिबरल आइडियाज नहीं है। चर्च का मोनोपोली है, पॉलिटिक्स में इंगेज्ड है। और आस्ते आस्ते क्या हुआ? रिनेसांस आए, रिफॉर्म्स हुए, और रिफॉर्म्स हुआ तो क्या हुआ? फ्यूडलिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब कोई पूछना मत कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, इनलाइटमेंट आया, ठीक है। देखो रिफॉर्म्स कैरिड आउट हुआ, रिनेसांस आए, नए नए आइडियाज आए, है ना, रीजन्स हुआ, डाउट, एक डाउट भी चीज होता है। डाउट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, कि जो बोल रहे हैं वही चीज हो गया तो फिर हो गया, फिर डाउट नहीं होगा तो साइंस कहाँ से आगे बढ़ेगा? तुम ध्यान दो उधर। उसका क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल, क्यों ना सवाल हो? इतना दबदबा कर रखा है। अरे भाई तुमको दिए थे अपना मॉरल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, स्पिरिचुअल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है तुम? दैट्स अ वेरी बैड थिंग। फिर नया एज आया, रिनेसांस के बाद एक नया एज आया, 17 और 18th सेंचुरी का इनलाइटमेंट ईयर्स, इनलाइटमेंट एज, और यही वोल्टायर, रूसो, जॉन लॉक आ गए। आप देखो कितना मजा आ रहा है, सब जानते हो। हाँ बिल्कुल, न्यूटन साहब भी यहीं पे हैं। जॉन लॉक आए, रूसो आए, लिबरल आइडियाज को प्रोपागेट किया, यूरोप में गया, घुमा फिरा, ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया 1668 का ब्रिटेन में, और ब्रिटेन नंबर 1 बन के निकल गया। क्यों? ब्रिटेन को नंबर 1 बनाएगा तभी नहीं इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो थोड़ा समीकरण समझना होगा कि वर्ल्ड पे क्या चल रहा है, तब नहीं इंडिया पे आओगे तुम। आगे देखो, यूरोप में बहुत पावर स्ट्रगल हो रहा है। ब्रिटेन नंबर 1, फ्रांस, डच, पोर्टुगीज, बेल्जियम सब कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, बनाएंगे, हम भी कॉलोनी बनाएंगे। अब क्यों ब्रिटेन इस प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन के दौर में काहे आगे निकल गया? देखो रीजन ये है, प्रोटेस्टेंट क्लास हो गया वहां पे। बताए थे हेनरी वाला जिसका शादी करने नहीं दिया था, और बाद में जाके फिर प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हो गया था, याद है कुछ? वही तो है, प्रोटेस्टेंट हुआ। जब प्रोटेस्टेंट हुआ तो कैथोलिक की तुलना में ज़्यादा बेटर था, साइंटिफिक टेम्परामेंट था इसका। कमर्शियल रिवोल्यूशन हुआ, वही तो बोले कि स्टेट स्पॉन्सरशिप कर रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, पॉपुलर सॉवरेनिटी, लिबरल डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, काहे ना देश आगे निकलेगा? इस तरह सोच। तो इस तरह क्या हुआ कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज को क्रॉस करते हुए ब्रिटेन आगे निकल गया। समझ गए ना? तो ये समीकरण है कि वर्ल्ड पे क्या हो रहा है। अब इसका देखते इंडिया पे असर क्या होता है, देखते रहो। तो ब्रिटिश फाउंडेशन, कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो ऊपर वाला जो टॉपिक था ना बाबू, वो जो 6 टॉपिक था, वो तो एक हेडलाइंस है ना, वो हेडलाइंस के अंदर 20 गो हेडलाइंस, समझ गए ना? अब देखो, ब्रिटिश फाउंडेशन, कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन, पहला हेडलाइन, उसके अंदर 3 चीज क्या है? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, इसके अंदर भी बहुत सारा चीज। उसी तरह ऑटोनोमस स्टेट्स का, मैसूर आ गया, क्यों बाबू? हो गया, खत्म हो गया, औरंगजेब हो गया, 1707 में खत्म हो गया वो, ठीक है। औरंगजेब जैसे ही खत्म हुआ, क्यों? मुगल एम्पायर से जुड़ा रहेगा, मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होना, ब्रिटिश का आना, समझ रहे हो ना? तो सब बात करेंगे अभी। और 18th सेंचुरी का बात है, 1707 होगा तो 18th सेंचुरी का बात होगा। तो राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, हाँ पंजाब अपने आ रहा है, हैदराबाद अपने हिसाब से चल रहा है, मैसूर अपने हिसाब से चलेगा, मराठा अपने हिसाब से चलेगा, अवध अपने हिसाब से चलेगा, सब अपने अपना हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वो टूट गया, बिखर गया, तो ऑटोनोमस एम्पायर अपना अपना उगाएगा, अपना अपना उठेगा।
और ये चीज़ केवल नया चीज़ नहीं है, पुराना एंशिएंट इंडिया में भी हुआ है। मौर्य का खत्म होने के बाद, चाहे तुम्हारा गुप्ता खत्म होने के बाद, सब में देखा जाता है इसी तरह का बात। हाँ, ऑटोनोमस बन गया, बिल्कुल सही बात, यही नियम है। पावर क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसका थर्ड वन, एंग्लो इंडियन स्ट्रगल। तो कैसे मराठा को कैसे गिरा दिया गया, मैसूर को कैसे गिरा, हैदर अली, टीपू सुल्तान, जैकोबिन क्लब का जो मेंबर था टीपू सुल्तान, बता चुके हैं ना, रेन ऑफ टेरर का, रोबेस्पियर, यस, उसका बच्चा है वो, रेन ऑफ टेरर का, वो रेन ऑफ टेरर क्या है, जन्मदाता है नेपोलियन का। पूछा गया था क्वेश्चन तुमको। देखो, तो पहले ये भी समझ लो कि 18 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में क्या स्थिति था इंडिया का, तब न जानेगा कि कैसे ब्रिटिश को फायदा हुआ है। देखो, डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर, क्योंकि औरंगजेब साहब का डेथ हो गया 1707 में, मर गए ये। अब इसका मरने का और इनका डाउनफॉल होने का बहुत सारा रीजन है, मैं तुमको ऑप्शनल में इसका डिटेल्स में बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। मैं अभी तत्कालीन यही समझो, कई लोग कहते हैं कि रिलीजियस पॉलिसी, जबरदस्ती रिलीजन घुसाना चाह रहे थे। मैं इस पे देखो, अब ऑप्शनल पढ़े हुए तो क्या होगा कि ऑप्शनल में तुमको डिबेट करना पड़ेगा, ऐसा है ऐसा नहीं है। मैं तुम जब मॉडर्न पढ़ोगे, चलो ठीक है, एक ही एक रीजन है, ऐसे करके निकल जाते हैं, समझ लो ना। बताएंगे उसमें मॉडर्न इंडिया में जब पढ़ाएंगे ऑप्शनल में, तभी बात करेंगे हम लोग। तो एक रिलीजियस पॉलिसी एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर था तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर के लिए। दूसरा क्या था कि एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस था, बाबू एग्रीकल्चर बहुत गर्त में था, रियूंड हो गया था, इसलिए विद्रोह हो गया। बताए थे कभी विद्रोह हुआ था, मार्टिन लूथर के वजह से वो हुआ था वहाँ पे विद्रोह किसान का, उसमें मरे थे लोग, फिर क्वेश्चन सवाल किया गया, फिर विद्रोह हो गया बहुत बड़ा। सिमिलरली हो रहा है यहाँ पे भी, देखो। तो नाउ मुगल एम्पायर, बताओ, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि पूरा सेंट्रलाइज्ड था औरंगजेब तक, वो रोटन हो गया, बर्बाद हो गया, सड़ गया, खत्म। जब खत्म होगा, किंग वीक है, उसके बाद बाबू, उसके बाद मोहम्मद रंगीला है। मोहम्मद रंगीला सब सक्सेसर है। मोहम्मद बोलता है रंगीला मिजाज है क्या, रंगीला तो आदमी, क्यों रंगीला क्या करना है, उसको सम्राट थोड़ी संभाला, बैठ के नृत्य देखो, मुजरा देखो, खुश रहो, ताली बजाओ, ड्रिंक पियो, बस बात खत्म। राजा हो ना, यही करो, तो रंगीला बन जाएगा। वो नाम अभी तक है रंगीला, समझे बात को। वो हमको नहीं पता है, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा दोस्त का हो कोई है। तो बात समझ में आया ना, सेंट्रल अथॉरिटी हो गया, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, और डिक्लाइन होने का रीजन और भी है, फॉरेन इन्वेजन। एक तो तुम्हारा सेंट्रलाइज अथॉरिटी में कोई है नहीं संभालने के लिए, और इधर से फॉरेन इन्वेजन भी हो रहा है। अहमद शाह अब्दाली का हुआ, समझे, और बताएंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया, मुगल एम्पायर का कमर तोड़ दिया। अब दिखाएंगे कैसे मराठा इसके साथ, मराठा बोला था हम संरक्षण देंगे, हम संरक्षण देंगे, इसको भी क्रश करके निकल गया वो। नहीं, ब्रिटिश नहीं, अहमद शाह अब्दाली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बताएंगे थोड़ी देर में बताएंगे। वहाँ समझो कि फॉरेन इन्वेजन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने में। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ ही है, तो ऑटोनोमस स्टेट्स ऊपर अपने आप जाएंगे, अवध जाएगा, मैसूर जाएगा, हैदराबाद होगा, बंगाल होगा, मराठा होगा, पंजाब होगा, पावरफुल हो गया। और ये सब में पावरफुल मराठा। तो ब्रिटिश के साथ किसका मुकाबला हुआ, मराठा। यदि मराठा क्रश कर देंगे तो साम्राज्य कर लेंगे। अब कितना देखो, कितना चतुराई से मैसूर को हराया, मराठा को हराया, तुम लोग दंग रह जाओगे जब पढ़ोगे चीज़ों को, जानोगे तो। चाहे वो ट्रीटी ऑफ सलवाई हो, चाहे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो, चाहे हैदर अली को मारने का बात हो, चाहे टीपू सुल्तान को क्रश करने का बात हो, उसमें तुमको पूरा समझ में आएगा कि बड़ा पेशेंस से काम किया है, अनलाइक नीतीश। तुम्हारा नीतीश कुमार, हमारा क्लास का कोई नीतीश कुमार है ना। देखो सुनो, पेशेंस, स्ट्रेटेजी, पेशेंस होना जरूरी है। मैं पेशेंस का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मैं पेशेंस भी बना रहा है। और स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी पढ़ाई करके, ये नहीं खाली स्ट्रेटेजी बना रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, काम नहीं करेगा वो चीज, समझे ना। गवर्नर है, देखो हो गया, बात खत्म हो गया। देखो यहाँ पे जो है हम लोग हैविंग गवर्नर ईच, सभी का बाबू गवर्नर अपना अपना है,
और ऊपर किंग बैठा हुआ है, जानते हो यही सिस्टम था। यस सर। तो जो कहा जाता है 18th सेंचुरी, हमारे कई लोग स्कॉलर ये भी कहते हैं कि 18th सेंचुरी भारत के इतिहास में एक डार्क एज था। जैसे यूरोप में वो डार्क एज था, तो हमारे इतिहास में भी डार्क एज। क्यों? जो फाइट कर रहा था एक दूसरे से, कोई यूनिटी नहीं है। पॉलिटिकल एंटिटी जो ऊपर वाला चीज़ है वो गिर गया, रीजनल एंटिटी बढ़ रहा है ऊपर, समझे ना। हर तरफ कियोस, हर तरफ एनार्की, दंगा फसाद। कई स्कॉलर का ऐसा मानना है, मैं कई स्कॉलर बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, इंटरप्रिटेशन है हिस्ट्री। तो देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले बात समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ता है क्यों? क्योंकि उधर से देखेगा इधर ईस्ट नजर आएगा तुमको, पहले ही बता चुके हैं, समझे ना। ये सब सिचुएशन को ऐसे करके देख रहा था, अच्छा ये चल रहा है, ओहो राइज कर रहा है, ओहो अब समय आ गया है साहब। एकदम जो बोलते हैं स्ट्रेटेजीज वाले लोग होते हैं वो बढ़िया से जब देखेगा कि सिचुएशन फ्रजाइल हो गया है, अब हमारा एंट्री हो सकता है तो करेगा। यही सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है देखो, और अपना फाउंडेशन किया है, रूल किया है। यस सर। उस टाइम तो सर वो अपना व्यापार तो कर ही रहा होगा। व्यापार कर रहा है, इंडिया में बैठा हुआ सब देख रहा है इधर उधर का गणित, बताएंगे तुमको, अभी जस्ट आएगा थोड़ी देर में। देखो अब एक तरफ तो तुम ये भी देख रहा है, बाहर तो अलग ही स्ट्रगल हो रहा है यूरोप कंट्री में, फ्रांस के साथ स्पेशली। तो फ्रांस चुनौती दे रहा है ना ऊपर तक, क्यों? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में नहीं दिया। इन दोनों का तो बहुत ज़्यादा, ये अलग बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में साथ आए हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं इतिहास गवाह है कि ब्रिटेन और फ्रांस में कितना 36 का आंकड़ा रहा है, समझ रहे हो। देखो बाहर बहुत कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रगल चल रहा है इंडिया को इन्वेट करने के लिए। आउटसाइड में फ्रांस है सबसे बड़ा कंटेंडर और इनसाइड मराठा है, समझ गए बात को। आगे देखो, तो ये एक समीकरण हो गया कि क्या क्या स्थिति है, और ऐसे समीकरण में किस तरह इंडिया में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी सब आते हैं और उसका पूरा हिस्ट्री बताएंगे। सबसे पहले इंडिया का दरवाजा कोई छुआ है तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी छुआ है, वही वास्को दा गामा आया था बाबू, जब मोरिन गए थे उसको रिसीव करने के लिए। फिर डच आया, उसके बाद इंग्लिश आया है, उसके बाद डेन्स आए हैं, उसके बाद फ्रेंच आए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें उसके बाद फिर क्या, यही जाने कि कैसे सीक्वेंस है। 6 नंबर और 7 नंबर देखो वही सीक्वेंस ऑफ फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, जो ऊपर बोल दिया वही चीज़ है। 7th वन देखो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश डिफरेंट फैक्ट्रीज विच बिकम द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अपना डिफरेंट फैक्ट्रीज जमाया, कभी सूरत में किया है, सूरत में पहला खोला है, सूरतगढ़ था उस समय का, क्यों? क्योंकि बहुत कोस्टल एरियाज है, ठीक है। तो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना डिफरेंट फैक्ट्रीज भारत के हर एक कोना में खोला है, और जिसकी वजह से एज अ कंसोलिडेट ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ा है एज अ होल, और यही ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर साम्राज्य को कब्जा लेता है। यही ट्रेडिंग आए थे बढ़िया बन के और साम्राज्य को गिरफ्त कर लिए। बढ़िया से बच के नहीं रहना चाहिए, बढ़िया से एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि बढ़िया नहीं आएगा तो फिर देश तो फिर तबाह हो जाएगा, समझे ना। तो देखो ये तुम लोग के लिए जानकारी के लिए है, ये तुम लोग से कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि 1668 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन, ये सब तो आप जानते हो, ये सेल्फ है, यानी कि मैंने खुद वो करने के लिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़ाए थे उसको रिलेट करने के लिए था, ठीक है। ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्योंकि तुम लोग जानते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे देखो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, देखो कैसे आया ये लोग। पहले पोर्टुगीज आया, बढ़िया सब कोई बोलेगा नहीं, सब सुनते रहोगे। पोर्टुगीज आया सबसे पहले, वो आया तो बाबू गोवा में अपना साम्राज्य जमाया। गोवा तक लंबा तक रहा था गोवा वो बाद में, गोवा तो बाद में बना है इंडिया का पार्ट, पता है ना तुम लोग को, 60 के दशक में, आज़ाद होने के बाद का बात बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो डच आया है, समझे, इंग्लिश आया है, उसके बाद डेंस आया है, फ्रेंच आया, ओशियंट आया। ओशियंट मतलब छोटा है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं, कई किताब में ओशियंट के बारे में दिया भी नहीं है, क्योंकि ओशियंट एक स्मॉल मिशनरी था, वो अपना आके चला गया, कोई ज़्यादा बात नहीं है। अब देखो पोर्टुगीज और इंग्लिश में बाबू रिलेशन था, ससुराली वाला रिलेशन, तो दहेज में दे दिया मुंबई इंग्लिश को, जानते हो तुम, डाउरी में दे दिया बम्बई को इंग्लिश। तो अब डच कोई बड़ा चीज़ नहीं था इंग्लिश के लिए, क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ बेडारा 1759 में ब्रिटिश ने डच को ख़त्म कर दिया था। तो अब टॉप कंटेंडर
इंग्लिश के लिए रहा तो फ्रेंच ही रहा, और फ्रेंच को भी जाकर बाद में पानी पिला दिया कार्नेटिक वार में, तो अकेला लोन पावर बन के निकल गया यहाँ पे भी। समझ में आ रहा है ना जी। आगे देखो, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच, ये राइवल रहे हैं इतिहास में भी और इंपीरियल डेज में कि हम इंडिया कब जाएंगे तो हम कब जाएंगे, समझे। और जबकि ब्रिटिश से पहले आया है फ्रेंच, तो उसमें इंग्लिश इमर्ज विक्टोरियस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना ही दबदबा। अब नए कंटेंडर जो फ्रेंच को ख़त्म कर चुके हैं, नए कंटेंडर आपको मराठा होगा, उसके बाद नीचे लेवल पे आपका मैसूर होगा, निज़ाम होंगे, इस तरह का मिलेंगे, तुमको देखने को मिलेगा। वही बैटल ऑफ वांडीवास जो बोल रहा हूँ, साउथ में कार्नेटिक वार भी बोलते हैं, जिसमें फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, इसी को बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, जो कि जानेंगे हम लोग, ठीक है। ये अब देखो, अब डच के बारे में थोड़ा जानकारी दिया गया कि डच का मतलब उस दिन ही बताए थे नीदरलैंड, और उस समय होलैंड भी कहा जाता था, और होलैंड का ही नामकरण चेंज करके नीदरलैंड, और वही नीदरलैंड एम्स्टर्डम जिसका कैपिटल है, जो क्वीन मूवी में दिखाया गया है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो ये क्या है, डच है। डच मतलब क्या हुआ बाबू, नीदरलैंड या फिर होलैंड, वहाँ का पीपल, ठीक है। और डेंस, जो DENS डेंस, डेनमार्क वाले पीपल। क्यों? क्योंकि ये सब आया है तो तुमको पता होना चाहिए, कई लोग को डेंस डच लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं पोर्टुगीज़ का क्या स्थिति था। जो बोलते थे ना कैलिकट में आया, जर्मनी ने वो किया, यही रेफरेंस है। देखो अब तुम लोग जानते हो कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एक सी रूट है, जानते हो, केप ऑफ गुड होप, है ना। पहले वो स्टॉर्म था, कैसे उसका नाम चेंज करण हुआ है, वास्को ड गामा से पहले भी आए थे, स्टॉर्म हुआ था, इसलिए बैड एक्सपीरियंस था, इसलिए स्टॉर्म रख दिया उसका, केप ऑफ स्टॉर्म। बाद में बोला कि नहीं जी, ये तो केप ऑफ गुड होप है। था क्लास में कि नहीं था? बताए थे वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब चीज़, तो तुम यूट्यूब पे नहीं देखा? ये सब हुआ है, याद नहीं रहता, और बोलता है कि तुमको लिखना भी है, तो मारेंगे तुम्हारा हम। यदि तुम बहुत ब्रिलियंट रहेगा तो बाबू हम भी बोल नहीं पाएंगे जो बात है, और तुम यदि वो रहेगा तो हम घेर लेंगे तुमको, फिर समझ लो ये टीचर का फितरत है। तो ना टीचर तुरंत दिखा देता है अपना पावर। अब देखो हम अपना टेक्निक भी शेयर कर रहे हैं। देखो समझो, क्या भरोसा बाद में टीचर तुम लोग भी बन जाओ। देखो कि एक सी रूट तुम्हारा यूरोप से बाबू इंडिया की तरफ केप ऑफ गुड होप में वहाँ पे किया जा रहा है, साउथ अफ्रीका। अब यही तो कारण है कि साउथ अफ्रीका को 90 में मिला था आज़ादी, कल रिलेट किए थे उस चीज़ से। वास्को ड गामा जी आए हैं, ठीक है, ये कैलिकट पहुँचे हैं, यानी कि केरल पार्ट पहुँचे, और 1498 में, ये तो जानते हो तुम लोग। और वहाँ पे एक हिंदू रूलर थे कैलिकट के, जिसका नाम टाइटल था जयमोरिन। टाइटल मिलता है ना जी, महाराजा, ये टाइटल, वो टाइटल, तो जयमोरिन टाइटल नाम के एक जो हिंदू राजा थे, उन्होंने रिसीव किया, बड़ा ही वेलकम, क्योंकि हमारा अतिथि देव भाव कंसेप्ट तो है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक, अभी भी है, हमारा ब्लड में ही वो चीज़। भले ही दुश्मन भी घर आए तो पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे अच्छे से, नहीं है हमारा सभ्यता। अभी अलग बात है कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हम लोग भूल गए वो चीज़, मगर फिर भी मोर और लेस मिल जाता है। तो पोर्टुगीज हो गया होगा, बात खत्म बाबू, जहर हो गया, खत्म हो गया। पोर्टुगीज ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री बाबू 1500 में, बताओ 2 साल तो हुआ बूढ़ा को पहुंचा हुआ, देख रही है कोमल, 2 साल में क्या किया। फर्स्ट फैक्ट्री खोला कैलिकट में, जहाँ वो पहुंचा था, मगर फिर उसको छोड़ना पड़ा। क्यों? बोला जब उन्होंने कहा जी रिसीव किया, इसका मतलब थोड़ी खा जाइएगा हमारा, अब उन्हें लेफ्ट करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। अब देखो पोर्टुगीज का जो अर्ली कैपिटल था, कैपिटल होता है ना अपना अपना, अर्ली कैपिटल कोचिन था। जाहिर सी बात है, केरल में गया है तो केरल का साम्राज्य को खाने का प्रयास करेगा, तो उसका कोचिन अर्ली कैपिटल था तुम्हारा पोर्टुगीज का, ठीक है। अब बाद में गोवा रिप्लेस कर दिया, गोवा लंबा समय तक रहा उसका कैपिटल, इतना लंबा रहा कि 1960 दशक तक रहा है। समझो हिस्ट्री, समझो कैसे वो लंबा समय तक खिंचाया है। और यही समझो, देखो कान खोल को सभी सुन लो, ससुराली वाला रिलेशन था, तभी तुम्हारा ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया उसको, पोर्टुगीज को, नहीं तो सब खदेड़े दिया था। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, दामाद जी आए हैं, साली है, आधी घर वाली है। अब जो है सो है ना, बाबू हम ऐसे नहीं। हम तो बाबू साली को भी बैठ के पहले तो उसको हम पूरा वो करेंगे, उसका फिल्टर करेंगे। कुछ दिन पहले क्या हुआ था मैं बताता हूँ। 2 दिन पहले मकर संक्रांति में
कोई आए थे वहाँ पे, साली रिलेशन रहेगा हमारा, कोई आया था रिश्ता में, ठीक है ना, मैं रिवील नहीं करूँगा, यूट्यूब पे हूँ समझे, ठीक है ना, क्या बोलना है वो तो जानकारी होना चाहिए ना उतना। अब देखो आए हैं तो हमको पता चला कि शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ठीक है ना, एंड सी इज़ इन 2nd और 3rd ईयर, ठीक है, तुम्हारा ही कंटेम्प्रेरी बैच पे, ठीक है, तो हम कई बात नहीं किए थे उससे, ठीक है ना, एंड ही सी न्यू अबाउट मी, जानती थी पहले से हमारे बारे में, तो हम बोले कि क्या है इंटरेस्ट आपका, कौन सी ईयर की है आप? बात हो गया तब तो खुल गए थे, वो बोली अपना, तो डू यू नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, या हमने कोर्स किया है, वो बोली कोर्स किया है, ये तो बोले बहुत खुशी की बात है, तो छोटे भाई को बोले कि हारमोनियम लेके आओ, हारमोनियम बजवाएंगे इनसे आज। बाबू थोड़ा देर और देता ना, हम फुल बेइज्जती कर देते हो, मतलब बेइज्जती नहीं था भाई, टैलेंट है, आर्ट्स है, म्यूजिक है ना। और कोमल कितना अच्छा गाती है, मोमो का धागे खूब अच्छा गाती है। समझ गए बात को, यही चीज है। मैं ये है कि ऐसा नहीं कि वो बगावत कर ली होगी, मैं ये है कि भाई आप टैलेंट है तो दिखाओ ना, है ना, दिखाओ टैलेंट, और टैलेंट दिखाने में कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए, जो बात है ना। देखो तो कोचिन क्या बना, अर्ली पोर्टुगीज कैपिटल बना, बाद में गोवा ने रिप्लेस कर लिया, और क्यों उतना लंबा समय तक गोवा में उसका कैपिटल रहा है तो उसका मैंने रीजन दे दिया तुम लोग को। जो पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे, ठीक है, इंडिया में, उसका नाम था फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सेकेंड पोर्टुगीज गवर्नर थे वो अल्फेंसो डी अल्बुक्वेर्के, अभी बहुत उल्टा पुल्टा नाम है, बस अल्फेंसो डी रख दो, बस बात खत्म, बाहर का नाम है यार, क्या इतना रटेंगे। अब मगर देखो जो नाम होता है हम बोल सकते हैं अल्बुक्वेर्के, बताओ अल्बुक्वेर्के, अब ये इतना याद करने की क्या जरूरत, तुम अल्फेंसो बोल दोगे बात खत्म हो गया, याद काहे लोगे उसका तुम। देखो सेकेंड पोर्टुगीज गवर्नर जो थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट काम तो ये किए थे, फ्रांसिस डी अल्मेडा ज़्यादा काम सेकेंड पोर्टुगीज गवर्नर ने किया था। इन्होंने क्या किया कि क्या गोवा को कैप्चर किया था, जो उस समय का जो रूलर बीजापुर का रूलर था, बगल का रूलर था बीजापुर, उसके साम्राज्य में था, और 1510 में कैप्चर करके गोवा को अपना कैपिटल बनाया है सेकेंड पोर्टुगीज, इसलिए इसका नाम बड़ा है, समझे ना। और इट मेड कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर इन द ईस्ट, समझे ना, वहाँ बनाया है। और उसके बाद अपने कंट्रीमैन को, यानी कि जो पोर्टुगीज वाले लोग थे बाहर से जो आए थे, बोला कि बाबू इंडियन वुमेन से शादी करो, बढ़ेगा हमारा आबादी और सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा। कौन है तो दामाद जी है, गोरे गोरे दामाद जी लोग हैं, ठीक है ना। अब बताओ जब जूता चुराएगा तब क्या होगा ये लोग का, पैसा देना पड़ेगा, बहुत अलग समीकरण, क्या हुआ इस पैसा, वो चल देगा, वो स्पाइसेस दे के हाथ में, तुम्हारा ही घर का, हाँ तुम्हारा ही घर का मसाला दे देगा, तुम खूब खुश कि ब्रांडेड मिला है हमको। वही ना टिकला गुरम्मा जो बात है, उसमें ऊपर लिख देंगे बहुत बड़ा कंपनी टैग कर देंगे, तो बोले कि वाह माँ तो बहुत खराब बनाती थी गुरम्मा, ये तो बनाया है भाई, मानना पड़ेगा। अब बोल देगा 1000 रुपया का है, है ना। देखो मगर क्या हुआ, दे लॉस्ट, मुंबई हार गया, क्यों मुंबई हारा नहीं, लॉस्ट क्यों, अलग तरीके से लॉस किया, क्यों, क्योंकि वो चार्ल्स टू का जो इंग्लैंड का जो चार्ल्स टू था प्रिंस, उसको देना पड़ा डाउरी में, जब पोर्टुगल का जब किंग का जब सिस्टर का जब शादी हो रहा था 1661 में, तो देना पड़ा चार्ल्स को, चार्ल्स टू, वो थे प्रिंस थे, अभी भी प्रिंस चलते कि नहीं चलते हैं, दहेज में ले लिया। बताओ दहेज प्रथा तो यही लोग स्टार्ट करके गया है ना 1661 में। बताओ इतना बड़ा क्या है बाबू, दूसरा का ले दो, क्या है हमारा, क्या है इतना, मेरे पास बहुत साम्राज्य है, ले लो ले लो ले लो। बाद में पता चला कि हम गोए तक सिमट के रह गए। होता है, देखो ना अभी पावर बढ़ाएगा ना इंग्लिश वाला लोग। अल्टीमेटली पोर्टुगीज वर लेफ्ट विथ ओनली गोवा, दमन एंड दीव, अल्टीमेटली वही रह गया दमन एंड दीव तक। वो देखो नीचे कहाँ जा रहा है, ऊपर जाओ ना रे, गोवा, गोवा यहाँ पे, दमन एंड दीव कहाँ है, गुजरात में है, देखो हो गया, देख लेना देखो। और ये 1961 तक रखा है, हो गया नहीं, वही बोले ना 60 के दशक तक रखा है,
अब देखो इन्होंने क्या किया, दे मेड स्पाइस ट्रेड, हो गया बाबू, खत्म हो गया, वहां पे ध्यान दो, स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा फिर नहीं लिख पाएगा। देखो स्पाइस ट्रेड में बहुत वो अपना वो किया, वर्चस्व जमाया, जैसे पीपर ट्रेड, पीपर ट्रेड समझते हो, पीपर का मतलब क्या होता है, काला वाला जो क्या, मरीच, हाँ मरीच, काली मिर्च, हाँ काली मिर्च में अपना मोनोपोली जमा लिया स्पाइस में। अरे बाबू स्पाइसेस देखकर तो आया था इंडिया, देखो। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होता है पोर्ट का, ठीक है, इंडियन ओशन में बाबू कब्जा लिया, ताकि एशियन मैरीटाइम ट्रेड को कंट्रोल कर सके पोर्टुगीज। इसका मोनोपोली खत्म करता है, अभी देखते रहो, समझ रहे हो क्या क्या किया है। एच नंबर देखो, पोर्टुगीज हैड आर्म वेसल प्लेइंग इन द इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, आर्म वेसल्स, अपना अपना मिलिट्री बेस है इस लोग का, पूरा कब्जा कर रखा है। मेन आइटम जो थे एक्सपोर्ट के लिए बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, इंडिया जो एक्सपोर्ट करते थे वो मुस्लिम थे, यानी कि कॉटन है, मुस्लिम का मतलब क्या, कॉटन, पीपर था, जिंजर था, जिंजर बहुत ज़्यादा पाया जाता है मलाबार कोस्ट में। अब मलाबार कोस्ट क्यों ना है केरल में, क्योंकि पोर्टुगीज रिलेटेड है उससे। सैंडलवुड है, चंदन, साबधन, ये सब चीज़ है इसमें। इंडिगो, आइवरी, टर्मेरिक, ठीक है बाबू, टर्मरिक खाइए टर्मरिक को रोज का, इसलिए बच गई कोविड से। सिल्क है, पल्प है, बिल्कुल, पल्प मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पल्प सुनियो, ये सर इंडिगो, पल्प, इंडिगो क्या यार, तुम्हारा दोस्त भी तो इंडिगो यूज करता है ड्राई क्लीन में, यस। अभी इंडिगो नहीं है, सिंथेटिक आ गया है। इंडिगो मतलब नील, अच्छा नील, नील, समझे। पल्प मतलब एक होता है बाबू, ऊपर का एक चीज रहता है, वो काम आता है, बस इतना ही समझो, नाम याद नहीं हमको। स्कूल ड्रेस में डालते थे सर पहले बच्चा। हाँ अभी भी सर आता है कहीं कहीं बेटी के लिए, तो वही बोल रहा हूँ। होता है। विद्यालय जब जाते थे, अब इसको मत बोलो, ये विनम्रता ला देगा फिर। देखो अब देखो यहाँ पे देख लो, कोई बात नहीं है, यूरोप से आया बाबू, धाई धाई करके आया, देखो केप ऑफ गुड होप से, ठीक है, यहाँ पे आया तुम्हारा, फिर ऊपर गया हेड, ठीक है ना, मोनोपोली कर दिया स्पाइस ट्रेड में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते जानो, मूविंग टूवर्ड्स से बता चुके हैं ये चीज़ तुम लोग को। तो अब समझ में आया सभी विद्यार्थी को कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहा है समीकरण भारत में, समझ में आया तुमको। डच भी देख ही लो, डच बोले ना नीदरलैंड से रिलेटेड है, तो ये लोग आ रहा है, देख सी बोलते हैं इसको, कॉपी पेस्ट, ये चल गया तो हम कहने जाएंगे, यही होता है। इसने मोनोपोली तोड़ दिया पोर्टुगीज का मोनोपोली क्या था, ट्रेड को हथिया कर रखा था, स्ट्रेटेजिक जगह को तोड़ दिया उसका मोनोपोली। और इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में फॉर्म कर दिया अपना। अब वो कब फॉर्म किया है अपना, 1500 में पहला फैक्ट्री किया था, और बाद में 510 में गोवा बीजापुर से लेके शिफ्ट कर गया। इसने 1602 में किया। इनिशियली इसका भी हेड क्वार्टर तुम्हारा पुलिकेट में ही था, बिल्कुल केरला का ही पार्ट है, नीचे ही है, इधर ही है, कैलिकेट पुलिकेट बिल्कुल उसी का एरिया है। जब इसने परमिशन ले लिया, ठीक है, चंद्रगिरी वहाँ के जो किंग थे 1619 में, तो बाद में इन्होंने अपना हेड क्वार्टर चेंज कर दिया डच ने, नेगापट्टनम, ठीक है, वही साउथ में ही है। और इसने अपना स्पाइस को पॉपुलराइज किया है, वही टेक्सटाइल ट्रेड को, टेक्सटाइल वही तुम्हारा कॉटन से रिलेटेड, ठीक है। और इंडिगो तो किया ही, सॉल्ट पीटर तो किया ही, सॉल्ट पीटर का मतलब होता है पोटासियम नाइट्रेट, और रॉ मटेरियल को किया है, रॉ सिल्क को किया है। देखो सिविल सर्विस में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जितने भी तुम्हारे ईस्ट इंडिया कंपनी आए, ईस्ट इंडिया का मतलब चाहे पोर्टुगीज हो, डच हो, ये सभी हो, इन्होंने कौन से रॉ मटेरियल पे ज़्यादा एक्सपोर्ट का ध्यान दिया है, तो सब एग्जाम्पल थे, और कॉमन चीज़ था वो सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर सब ने किया है, आंसर सॉल्ट पीटर होगा वहाँ पे, देखना सिविल सर्विस में पूछा गया है 18 में प्रीलिम्स में। अभी मैं ऑप्शन सब देगा तुम लोग गुमराह करने के लिए, मैं सॉल्ट पीटर सब ने किया है। डच कमर्शियल एक्टिविटीज बिगेन टू डिक्लाइन, उसके बाद आस्ते आस्ते डच का कम होते गया। क्यों कम ना हो, बैटल ऑफ बेडारा में जो उसको हरा दिया गया 1769 में, और उसके बाद डच खत्म हो गया। और कंप्लीटली डच को 1795 में पूरा निकाल दिया गया, कंप्लीटली निकाल दिया गया, और डच का कोई वजूद नहीं है इंडिया में, अनलाइक पोर्टुगीज के पास तो गोवा है, दमन है, दीव है, 1961 तक रखा है वही ससुराली वाला रिलेशन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, अब ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो न्यू क्लास, देखो
बाबू इंग्लैंड है ना बनियाओं का देश, ठीक है, कंट्री ऑफ मर्चेंट और ट्रेडर्स, ठीक है, बनियाओं का देश। घोड़े अपने सगे बाप के नहीं होते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। वही इसीलिए मर्चेंट क्या है, वो मर्चेंट अपना भैया भी लेगा तो वो पैसा लेना पड़ेगा, ये होता है, ये है नियम है, यस सर। लागत लगता है उसमें। देखो इसका एग्जांपल किसका ये बनिया का। एग्जाम्पल है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी में समझना पड़ेगा तुमको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, ठीक है, उससे फॉर्म हुआ था, अलग अलग मर्चेंट्स आए, पावरफुल मर्चेंट 1, पावरफुल मर्चेंट 2, सब साथ में आए, एक ग्रुप बनाया, नेक्सस बनाया, और उसी को बोला जाता है मर्चेंट एडवेंचर्स, यानी कि मर्चेंट अपना जा रहा है एकदम करने के लिए, कुछ एडवेंचरिज्म करने के लिए, समझते हो ना, जैसे तुम लोग जाते हो ना, हम लोग गए थे ना, झील गए थे, एडवेंचरिज्म मतलब कुछ नया चीज़ पाने के लिए, समझे ना? लेकिन मिला कुछ नहीं। मिला ना, मिला वो। तुम्हारा स्पीच नहीं मिला, जिसको एक व्यू मिला। इतना पैराडॉक्सी है ना माइंड में। देखो द कंपनी वाज गिवन अ चार्ट, उसके बाद देखो बताओ ये ट्वीट किया है। भाई कभी हिम्मत नहीं आना बाबू, मेरा बिना देखे 1 डिसलाइक हो सकता है, उससे तो बढ़िया है ना तुम्हारा 1 व्यू हुआ है। तो हम भी तुम्हारे रेसी में हैं, तुमसे पीछे है। देखो समझ गए, देखो वो मेरा दोस्त ही किया था। अब देखो कंपनी जो ये लोग बोल रहा है कि हो हंगामा करेंगे बाद में जाके, क्वीन एलिजाबेथ ने इसको क्या किया, हरी झंडी दे दिया, चार्टर दे दिया कि जाओ करो, ठीक है करो तुम जाके, ठीक है, मोनोपोली दे दिया कि ठीक है जाओ तुम 15 साल तक जो करना है करो। आखिर परमिशन तो लेना होगा क्वीन से, क्वीन हेड है, मोनार्कियल रूल है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना जी। तो क्वीन एलिजाबेथ जो वहाँ की थी, अभी भी है, उसका आगे का, तो 1600 में हरी झंडी दे दिया कि जाओ 15 साल तक हम तुमको देते हैं। तो पहला जो इंग्लिश थे जो इंडिया में आए थे, थॉमस स्टीफेंस थे, जब अकबर रूल कर रहा था तब की बात समझे ना, 1579, बहुत पुराना बात है। मैं अभी बस मिलने के लिए आया, देखने के लिए आया कि इंडिया क्या चीज़ है। 1579 में अकबर जब रूल कर रहे थे। सेकेंड जो इंग्लिश आए रोलेफ फिश है, वो भी अकबर के टाइम ही में आया है 1583 में। अब हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस से देखो चेंज हो जाता है, देखो डिफरेंट हो जाता है। कैप्टन हॉकिंस जो आए थर्ड वाले पर्सन, वो इंडिया में आए जहांगीर के रेन में 1608 में। क्यों? अकबर के बाद जहांगीर था, जहांगीर ने इसको परमिशन दिया कि ठीक है आप ट्रेड कर लीजिए और अपना फैक्ट्री ओपन कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए इसने प्रोटेक्शन भी दे दिया, मनसाब ऑफ 400 जाट। ये क्या होगा तो जानेंगे मुगल एम्पायर में, ऑफिसर दे दिया प्रोटेक्शन के तौर पे, प्रोटेक्शन दिया है, मनसबदारी सिस्टम, ये सब जानेंगे हम लोग आने वाले समय में। और इसका तो पूरा ज़्यादा जिक्र तुम्हारा उधर होगा। ये सब चीज़ लिया गया दिल्ली सल्तनत से उठाया गया था मेडिवल में, इसके बारे में पूरा होगा हम लोग का जानकारी, हम लोग वहाँ से प्राप्त करेंगे। मनसबदारी मतलब वही ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर जो IAS बोलते हो आज का, ठीक है ना। अब कैप्टन थॉमस रॉ, ठीक है। अब उसके बाद जो कैप्टन थॉमस रॉ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फरमान मिला है। फरमान मतलब परमिशन मिला कि आप फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, मैक्सिमम पार्ट, यानी कि हो गया, हरी झंडी तो मिली गया। तो देख रहे हो स्टार्टिंग कैसे जहांगीर के पीरियड में बीज बोना शुरू हो गया था। तो पूछेगा तो जहांगीर याद कर लेना। कैप्टन थॉमस रॉ, ठीक है, वह सेंड बाय जेमे। आप देखो कैप्टन थॉमस रॉ को इंग्लैंड के किंग ने भेजा था, वहाँ से आया था ये। पोजीशन ऑफ द फैक्ट्री एट सूरत वाज कंफर्म। अब उसके बाद फैक्ट्री बोले थे तुमको पहले भी, सूरत में पहला फैक्ट्री खोला गया था, कंफर्म हो गया खोलेंगे। और इसने क्या किया कि वहाँ का जमींदारी एक साल में नहीं हुआ, थोड़ा समय लगने के बाद हुआ है कि ब्रिटिश ने क्या किया कि वहाँ का जमींदारी, विलेज का जमींदारी को हाथ में रखना शुरू कर दिया। गोविंदपुर, कैलीकट, सुदंती, ये सब कलकत्ता का रीजन है, वेस्ट बंगाल का। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस होगा इस तरह बंगाल में, और बंगाल क्या है, कैपिटल होगा बाद में जाके। समझे बात को। पहला फैक्ट्री तुम्हारा जो सुदंती में जो 45 किया, 45 मतलब क्या होता है, किला बनाना। किला कब बनाते हो? जब प्रोटेक्शन के लिए और बड़ा होता है कोई चीज़, तो यही इसी को फोर्ट विलियम कहते हैं, और इसी को कलकत्ता कहते हैं।
तो कलकत्ता का नींव तो बहुत पहले ब्रिटिश ने रच दिया था, अभी तक मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो, और कलकत्ता तुम्हारा कैपिटल रहा है हिंदुस्तान का। बाद में ना दिल्ली इसको शिफ्ट किया गया है, पहले तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट तो कलकत्ता में था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लो, याद आ गया सभी। जो फोर्ट विलियम बनाया था जॉब चार्नोक ने बनाया था, जैसे कि अभी का पार्लियामेंट किसने बनाया, लुटियंस ने, उसी तरह डिजाइन किया था। सर चार्ल्स एयर थे, पहला गवर्नर थे फोर्ट विलियम का। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है फोर्ट विलियम मतलब क्या कि फोर्टिफाइड फैक्ट्री है आपका, है ना। तो फर्स्ट जो गवर्नर थे वो सर चार्ल्स एयर थे। अब जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा है, जो डेकान का तुम्हारा स्टेट, गोलकोंडा मतलब डेकान का स्टेट था नीचे वाला, बाद में जानोगे। इसने गोल्डन फरमान दे दिया और बोला ब्रिटिश को कि हाँ अब हमारे किंगडम में भी आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। मिल गया हरी झंडी। और जानते हो पोर्टुगीज ने आइलैंड तो दे ही दिया था बॉम्बे वाला उसको, तो यानी कि आस्ते आस्ते देख रहे हो गोलकोंडा में भी हो गया, डेकान वाला एरिया में भी, उधर भी सूरत में है, तो आस्ते आस्ते कंसोलिडेशन होगा ना जी। देख रहे हो आस्ते आस्ते कैसे जा रहा है। फिर डिप्लोमेटिक मिशन, जब फारूक सियार का रेन था, उसके बाद जब ये ख़त्म हुआ है औरंगजेब 1707 में, तो फारूक सियार आया था, और भी आए हैं, ये लोग बहुत कम समय तक लिए रहे हैं। फारूक सियार ने तो मानो कि मैग्ना कार्टा दे दिया। मैग्ना कार्टा मतलब एक बहुत सुनहरा ऑफर, समझे ना, और इससे तो बहुत प्रॉस्पर कर गया ब्रिटिश लोग। फारूक सियार ने इंग्लिश कस्टम फ्री ट्रेड दे दिया कि हाँ कोई बात नहीं, आपको फ्री ड्यूटी ट्रेड है, बंगाल में, बिहार में, गुजरात में करिए, कोई दिक्कत नहीं। वही बंगाल बिहार, क्योंकि बंगाल का ही पार्ट रहा बिहार। और गुजरात क्यों? क्योंकि सूरत में उसका पहले से था। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि डिप्लोमेटिक मिशन जब तुम्हारा फारूक सियार के टाइम में पहुंचा था कोर्ट में, यानी कि ये आए हैं डिप्लोमेटिक मिशन, मतलब क्या कि वहाँ से ब्रिटिशर्स लोग आए हैं, तो बहुत फारूक सियार ने बोला वाह बड़ा पर्सन, इंग्लिश तो अभी थोड़ा सोफिस्टिकेट रहता ही है, यस सर, ये वो मुड़ी हिलाएगा तुम्हारा, बोला कि इससे बड़ा तो हमदर्द तो कोई हो ही ना सकता है, लूट लेगा तुमको। हाँ, अरे इंग्लिश बहुत चतुर होता है, बहुत चतुर। तुम जितना सोचेगा ना वो आगे कैलकुलेशन से चलता है बाबा, नहीं तो पूरा साम्राज्य दुनिया को तो कब्जा नहीं करता यदि चालाक नहीं होता तो। सिंपल सी बात है। आगे देखो, ये जो फरमान है फारूक सियार का, ये मैग्ना कार्टा बना है इंग्लिश स्टेट के लिए, जो बोल चुके हैं। मैग्ना कार्टा रॉयल ऑर्डर, मतलब ये चीज़ इसको और प्रॉस्पर कर दिया फैलाने में। अब चार्ल्स टू है, चार्ल्स टू ने परमिशन दे दिया फोर्टिफिकेशन के लिए, जुडिशियल पावर को बढ़ाने के लिए। वही चार्ल्स टू जो शादी करके आया बाबू। और चार्ल्स टू कौन है? किंग है वहाँ का। कहाँ का? ब्रिटेन का किंग है। वो शादी करता किससे? पोर्टुगीज के जो किंग है उसके बेटी से। उधर हो रहा है इवेंट, इधर ट्रांसफर हो रहा है लैंड, दहेज, ठीक है ना। तो वही चार्ल्स टू ने परमिशन दिया कि फोर्टिफिकेशन कर लीजिए आप अपना, है ना, जो आप किए आप फोर्टिफिकेशन कर लीजिए उसका फैक्ट्री का, जुडिशियल पावर बढ़ाइए, हाँ, और वार करिए और पीस डिक्लेयर करिए। मतलब समझ रहे हो ना, पूरा फुल छूट दे दिया है। और कंपनी वॉज सेट अप फॉर ट्रेड एंड द कंपनी वॉज, और फिर कंपनी जो बना है वही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया है, जो आस्ते आस्ते साम्राज्य बढ़ाया जा रहा है। देखो तुम लोग को यहाँ एक चीज़ समझना जरूरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सिंपल चीज़ नहीं है। पहले देखो जैसे कंपनी वन है, पहले क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया था, 1600 में परमिशन दिया था कि 15 साल के लिए आप करिएगा, याद है कमल। फिर दूसरा कंपनी भी आया है, ठीक 100 साल बाद के लगभग 1698 में, जो कि वही विलियम थ्री ने किया था। मैं ये लोग घाटा में चल रहा था, दोनों ही कंपनी घाटा में चल रहा था, तो बोला कि हम मर्ज कर जाते हैं। जैसे SBI बैंक काम नहीं किया तो दूसरे साथ मर्ज कर जाता है, मर्जर ऑफ बैंक्स कहते हैं जिसको, वही वाला विलास वाला, है ना। तो मर्ज कर गया वन कंपनी, और यही अब सिंपल यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट इन ईस्ट इंडिया कहलाएगा। और इसी को शॉर्टकट बोलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी दो बड़ा कंपनी का मिक्स था, और इसको हरी झंडी चार्टर एक्ट 1833 में मिल जाता है। चार्टर एक्ट बना था जो ब्रिटिश से पास होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उस पार्लियामेंट उस लॉ में, उस चार्टर एक्ट में ये चीज़ को वो किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया कि दो ट्रेड कंपनी को आप मिक्स कर दीजिए, और इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोलेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे देखो,
तो अब ये कंपनी को चलाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, है ना। तो देखो कंपनी को चलाने के लिए कंपनी है, उसके डायरेक्टर है, D1, D2, D3, D4 डायरेक्टर, ठीक है, अपने अपने डायरेक्टर है। अब देखो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, BOD COD बहुत इंपॉर्टेंट है, जानोगे तुम लोग थोड़ी देर में कि उसको कंट्रोल कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि उस समय इंपोर्ट जो था ना बहुत ज़्यादा था एक्सपोर्ट से, यानी कहने का मतलब मर्केंटलिज्म पॉलिसी अभी तो आया नहीं है, क्योंकि अभी कॉलोनी तो बनाया नहीं है, तो घाटा में चल रहा था। ट्रेडिंग कंपनी सब बहुत घाटे में था। क्यों? क्योंकि केवल इंडिया ही खुला हुआ था, और यदि हम चाइना का बात करेंगे तो चाइना में मात्र एक ही पोर्ट था, कैंटन पोर्ट, बाकी वो ब्लॉक था चाइना में। तो उतना जो ट्रेड कहते हैं ना, क्योंकि चाइना के साथ में उतना ट्रेड नहीं हो पा रहा था। बाद में चाइना के साथ ओपियम ट्रेड करके बहुत कमा लिया ये सब, इसलिए घाटा में चल रहा था। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया, उसके बाद पीट इंडिया एक्ट 1784 में आया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में COD BOD में बहुत सारा चेंजेस आया है, ये जो कि तुमको पॉलिटी में पूरा विस्तार रूप से पढ़ना है। पॉलिटी में पहला ही चैप्टर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784, वहाँ से तुमको फुल जानकारी मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। मैं यही समझो कि रेगुलेटिंग एक्ट में COD BOD 1784 में तो बहुत सारा समीकरण चेंज हुआ था। आगे देखो, कंपनी चाहता था कि हमको फरमान मिले और हमको दस्तक मिले। फरमान मतलब होता है रॉयल ऑर्डर, फैक्ट्री को ओपन करने के लिए, समझे ना, और उसके बाद फोर्टिफिकेशन होगा, किला बनाएंगे, वो अपना साम्राज्य हो जाएगा। दस्तक होता है फ्री ट्रेड, बाबू वो रॉयल ऑर्डर है, ये फ्री ट्रेड, यानी कि ट्रेड फैसिलिटी करना, फ्री ट्रेड करना, यानी कि पास फ्री है, आराम से इधर उधर जा रहे हो। तो कहने का मतलब कंपनी फरमान और दस्तक का मिसयूज करके पूरा इंडिया को कब्जा लिया था, ठीक है ना। तो फरमान क्या, फरमान हम जारी करते हैं, रॉयल ऑर्डर, देखो ये मेरा फरमान है, तुमको मानना ही पड़ेगा, हमारा ऑर्डर है, ये फरमान है। दस्तक मतलब फ्री ट्रेड, और गेटिंग में यही, ये देखो अब देखो कैसे हुआ, तो कैसे ये कंपनी बना है, बड़ा बड़ा कंपनी बना है। तो पहले देखो वार हाउसेस था, गोडाउंस था ये सब, उसका आस्ते आस्ते स्मॉल फैक्ट्री में चेंज हुआ है, फिर बड़ा फैक्ट्री में चेंज हुआ है। बड़ा फैक्ट्री में चेंज हुआ है तो फोर्टिफिकेशन शुरू कर देगा, और जैसे ही फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया तो उसका नाम प्रेसिडेंसी हो जाएगा, इसलिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी बोलेंगे। बताओ, ये गोदाम से यात्रा शुरू हुआ और प्रेसिडेंसी तक गया है, समझे। अब जब प्रेसिडेंसी इतना बड़ा सिस्टम हो ही गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ तो वहाँ पे सिविल सर्वेंट चाहिए। सिविल सर्वेंट बहुत बढ़िया के लिए था एक्चुअली, और कैसे उसको प्रशासनिक सेवा बनाया गया ये भी समझना। रेवेन्यू अभी तक है कि नहीं है, सिविल सर्वेंट करते, क्योंकि नियम तो रेवेन्यू से ही रखा गया था, समझ में आ रहा है ना, और अभी तक है ये चीज़। और हम तुमको क्या बोले थे, रुको, हम तुमको क्या बोले थे कि क्यों बिहार में चाहता है, क्योंकि बिहार से ही स्टार्ट हुआ है ये सब बिहार में ही हो रहा है ये सब चीज़, इसलिए ये क्यों बिहार वाला पढ़ा लिखा नहीं उतना ज़्यादा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ लोग तो बहुत विद्वान हैं, मेजोरिटी तो वही जो पुराना वाला कल्चर है वही पास ऑन हो गया, कलेक्टर होगा, ये होगा, दरोगा होगा। अभी दरोगा मतलब बहुत बड़ा पोस्ट होता है बिहार में, ठीक है, लगता है मगर कुछ नहीं है, दरोगा कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। एक DM के सामने दरोगा कोई वैल्यू नहीं है। अब सिस्टम में वो अलग बात है, मगर मैं ओहदे से बात करूँ तो मैं फिर भी लोगों के दिमाग में दरोगा के बारे में तो बहुत बड़ा बैठा हुआ है चीज। क्यों? क्योंकि बाबू ये सिस्टम की वजह से जो ब्रिटिश से आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, समझे बात को। देखो सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड हो गए। अब देखो सिविल सर्वेंट भी अचानक नहीं होंगे, पहले ट्रेनी बनेगा, फिर वो क्लर्क बनेगा, फिर वो राइटर बनेगा, फिर राइटर बाद फिर जूनियर मर्चेंट बनेगा, फिर वो सीनियर मर्चेंट बनेगा। जूनियर मर्चेंट मतलब जो कॉमर्शियल अफेयर्स देखे, कॉमर्शियल चीज़ देखे इधर उधर, उसका गणित विभाग करे। और जो सीनियर मर्चेंट होगा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा, जो कि अभी सिविल सर्वेंट है। तो समझ गया, सिविल सर्वेंट भी, सिविल सर्विस भी एक बार का आया हुआ चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस के थ्रू हुआ है। फिर से दोहराना चाहूँगा, देखते रहो वहाँ पे, ट्रेनी, फिर क्लर्क, फिर राइटर, फिर जूनियर मर्चेंट, फिर सीनियर मर्चेंट, समझे। और सीनियर मर्चेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर संभालेगा, जो कि अभी का IAS है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब देखो बिग फैक्ट्रीज में जो प्रेसिडेंसी बने हैं, सूरत में बने हैं, सूरत में बने, तो देखो ऊपर क्या लिखा गया है कि सीनियर मर्चेंट के ऊपर भी प्रेसिडेंट हो गए, यानी कि गवर्नर टाइप के। तो देखो सूरत में एक गवर्नर है, मद्रास में अपना गवर्नर है, बंगाल में है, बम्बई में है। क्यों? क्योंकि सब प्रेसिडेंसी है ये सब। आगे बढ़ो।
तो आप समझो, जो हम लिखाए हैं तुमको जितना पढ़ाए हैं आप समझो कि ब्रिटिश स्टार्टेड टू 45 बिग फैक्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज को 45 करना शुरू कर दिए और वो आस्ते आस्ते प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट हो गया, जो बोल चुके हैं। देखो वहाँ पे अच्छा से लिखा गया है। बहुत सारे प्रेसिडेंसी आए हैं, जैसे सूरत हुआ जो कि फर्स्ट है, फिर मद्रास हुआ, बंगाल हुआ, बम्बई हुआ। हर एक प्रेसिडेंसी का अपना गवर्नर है एज अ हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप वहाँ पे रखा गया ताकि हर एक प्रेसिडेंसी में सिविल सर्वेंट एक रोल प्ले कर सकते। बढ़िया से होप सो समझ में आ गया होगा। पहला फैक्ट्री बाबू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में था, बता चुके हैं क्यों, क्योंकि सोल प्रेसिडेंसी था। देखो वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जगह है बिकॉज ऑफ द सी, ये समझे। ये पहला एज ए ओवरऑल। मगर पहला जो फैक्ट्री बंगाल में आया था वो हुगली रिवर के पास आया था। हुगली रिवर है कि नहीं है, 1651 में। हाँ बिल्कुल, 1651 में देखते रहे ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो पहला तुम्हारा फोर्ट है मद्रास में, और बाद में इट रिप्लेस सूरत है सब। देखो देखो पहले हेडक्वार्टर सूरत में था पूरा, बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज ने रिप्लेस कर दिया और वो हेडक्वार्टर बन गया ब्रिटिश का, समझे। आफ्टर मद्रास बिकम प्रेसिडेंसी, जब मद्रास प्रेसिडेंसी बना 1652 में, बंगाल को तो ले ही लिया 1661 में दहेज के तौर पे, ठीक है, और एक कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया गया 1668 में, और लास्ट में तुम्हारा क्या बन गया, बॉम्बे तुम्हारा हेडक्वार्टर बन गया। किसका, वेस्ट कोस्ट का। क्यों, क्योंकि इसका इंडिया में हर एक जगह है बाबू, नीचे भी है, इधर भी है, इधर भी है, 3 जगह पे, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो यहाँ कैपिटल ये रहेगा, इसलिए बोला कि वेस्ट कोस्ट में कैपिटल कौन बन गया, बॉम्बे बन गया। इंग्लिश फैक्ट्री एट बंगाल, ठीक है, फ्रॉम। अब देखो, अब ये बहुत सारा, ये देखो इसमें क्या बोला गया कि बहुत सारा पावर शिफ्ट हुआ है, सूरत से हटा के उधर कर दिए, इधर कर दिए, सब शिफ्ट हो रहा है। मैं थोड़ी देर में मैप में दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का हुआ, तो उसमें देखो, उसमें बहुत बड़ा बात किया गया है। उसमें बंगाल को पावर दे दिया गया कि जो मुंबई है, जो मद्रास है, ये भी तो प्रेसिडेंसी है, 3 प्रेसिडेंसी है ना जी, मुंबई, बंगाल और मद्रास। बंगाल को ऊपर कर दिया गया, बोला कि ये दोनों खटेगा इसके लिए, सबऑर्डिनेट कर दिया। तो वही बोला कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ कि जहाँ पे बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट कर दिया गया बंगाल का। और यहाँ बहुत बड़ा क्रांति हुआ है, क्या कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। नोमेनक्लेचर, अब हेड होगा, ये सब संभालेगा, इधर भी रहेगा, ये भी अकाउंटेबल है इसके लिए। यानी कि मद्रास का जो गवर्नर होगा वो अकाउंटेबल होगा उसको। और आस्ते आस्ते गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है आस्ते आस्ते। और अभी जो देखते हो तुम लोग, देखो इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखते हो, यहीं से आया है सब, समझ रहे हो ना, यहीं से शब्द आया है। और जो पहला तुम्हारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था। तो ब्रिटिश ट्रेड देखो, ब्रिटिश का कहाँ कहाँ दिलचस्पी था, कॉटन टेक्सटाइल में था। मुस्लिम वही बोले फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है, हाई डिमांड था इंग्लैंड में। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, अभी तो कॉलोनी बनाए नहीं है, अभी बेचेंगे तो बहुत फायदा होगा, समझ रहे हो। मेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन क्या था, कहाँ कहाँ ये सब उगता था जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, बंगाल, अवध, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कोरोमंडल कोस्ट, नीचे केरला वाला कोस्ट। इंपॉर्टेंट, रुको अभी नहीं, कुछ सुनेंगे, खत्म कर रहे हो, उसके बाद हम सुनेंगे तुम लोग का बात। इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट आइटम था ट्रेड का, वो सिल्क था। और कासिम बाजार अभी भी फेमस है बंगाल का, बिल्कुल बहुत फेमस है सिल्क प्रोडक्शन के लिए, इंपॉर्टेंट प्लेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम था वो इंडिगो था, जो कि गुजरात में बहुत उगता था उस समय, समझे। और इंडिया में अभी आगाज ही हुआ था इंडिगो का, बाद में देखते हो कितना बड़ा मार्केट पकड़ा, इतना की प्रोटेस्ट हो गया। गांधी बाबा तो इसी पे ना लोकल लीडर से नेशनल लीडर बने थे, चंपारण वाला। लेटर क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ इंडिगो 19th सेंचुरी में बहुत बढ़ने लगा। अब प्लांटर्स ऑफ इंडिगो, अब उसका जो प्लांटर्स इंडिगो जो उगाने वाले लोग हैं उसको फोर्स करने लगा, यानी कि प्लांटर्स इंडिगो जो चाहता था वो फोर्स करने लगा पीजेंट्स को, उगाओ फिक्स प्राइस ये वो करके। और इंडिगो रिवोल्ट भी हो गया। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ये सिविल सर्विस में 2018-19 में सवाल पूछा गया प्रीलिम्स में कि इंडिगो रिवोल्ट ये बंगाल में हुआ था 1859 में और 60 में। दीन बंधु मित्र इन्होंने एक ड्रामा लिखा था बंगाल में, ठीक है, नील दर्पण, बहुत फेमस है, ठीक है। इस ड्रामा में दिखाया था कि कैसे इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है,
इस पे कितना एट्रोसिटी होता है, ये लोग कितना जुल्म ढाते हैं पीजेंट्स पे, ठीक है। और ये किताब को बैन कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। अभी तो करा ही सकते हैं, ठीक है। दूसरा आइटम क्या था, ओपियम। काहे ना हो ओपियम बाबू, हफीम, समझ गए ना। आई होप तुम लोग नहीं लिया होगा अभी तक, ठीक है ना। पटना में क्यों नहीं लेगा, देखो पटना में उग रहा है, नहीं लिया है कोई यहाँ से, शक है ले लो बाबू, क्या करेगा पढ़ लिख के बाबू, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। देखो पटना में ग्रोन हुआ बाबू, पटना से उगता था, ब्रिटिश लोग चाइना पहुंचा देता था, और वहाँ पे सबको हफीम ओपियम पिला के पैसा वहाँ से वो करता था। आदत लगा दिया चाइनीज लोग को, समझे। अब जब आदत लग जाएगा तो चाहिए तुमको। ये जीव बहुत खतरनाक चीज़ है ना, आज नॉन वेजिटेरियन जो होता है, बिकॉज ऑफ योर टेस्ट। हाँ, यदि वो चीज़ खाते ही नहीं तो डिमांड करते ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता सब खाए नहीं। हाँ नहीं, एक बात बोल रहा हूँ मैं, कैसे एक बार कोई चीज़ टेस्ट आ जाता है तो उसको हटाना कितना मुश्किल हो जाता है। वही उसी पे यही ओपियम के साथ हुआ था। ज़बरदस्ती ट्रेड करवा रहे थे, स्मगलिंग करवा रहे थे, और लोगों को वहाँ पे आदी करवा दिया ओपियम का। अब ट्रेड बढ़ गया इसका, ट्रेड के लिए ना जाने क्या ना करे ये लोग। देखो तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिया गया है कि अब कैंटन बोले थे ना, चाइना का एक कैंटन पोर्ट खुला हुआ था, ठीक है। और जो प्रॉफिट होता था बाबू चाइना का कैंटन पोर्ट से, यानी कि हम जो ओपियम बेचे हैं वो डायरेक्ट चला जाता था लंदन में, ठीक है। और पटना का जो ओपियम है वो तुम्हारा जा रहा है कलकत्ता से फिर ऊपर, क्योंकि सी पोर्ट है, ऐसे घूम के चल जाएगा कैंटन में, ऐसे घूम के, ऐसे पीछे करके घूम के साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हो ऊपर। हाँ समझे। तो वही लिखा कि मेन सेंटर कल्टीवेशन क्या है, पटना है, चाइना ग्रेट मार्केट है ओपियम के लिए। दूसरा आइटम था देखो, सॉल्ट पीटर आया है कि नहीं आया, यहाँ पे सॉल्ट पीटर भी है, वही पोटासियम नाइट्रेट, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख दिया है कि देखो ओपियम पटना में उगता था, ये कलकत्ता जाता था, फिर चाइना का जो कैंटन है वहाँ से जो प्रॉफिट होता था वो लंदन जाता था, यहाँ पे लिख दिया है। देखो उसके बाद जानोगे डेंस, समझ गए ब्रिटिश का मोटा मोटी क्या क्या किया है ब्रिटिश ने। अब डेनिश पीपल, यानी कि जो डेनमार्क से जो आए थे हो हला करते हुए इंडिया में, इसका क्या अंजाम हुआ। इंडिया में आया बाबू 1661 में, जब वो दहेज ले रहा था तब ये आ रहा था, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री ये तिरुवनंतपुर में खोल दिया, तमिलनाडु में अपना हेडक्वार्टर इसका तिरुवनंतपुर ही रहा। ये सब अपना बाबू ब्रिटिश को बेच के चल दिया, झोला झपटी लेके चल दिया अपना 1845 में। बोला अब हम सर्वाइव थोड़ी कर पाएंगे, ब्रिटिश से कहाँ लग सकेंगे, ठीक है ना। इंडिया में आया था बाबू एज ए क्रिश्चियन मिशनरी, हम लोग को रास्ता दिखाने के लिए आया था, एजुकेट करने के लिए आया था, ठीक है ना। मगर फिर भी हम लोग एजुकेटेड कहाँ हुए हम लोग भी जीत पड़े हुए हैं। देखो वही, अरे सब पागल बनाता है लोग। किचन मिशनरी के नाम पे कितना गलत काम हुआ है हिंदुस्तान में। दे स्टार्ट द फैक्ट्री, तो आया तो काहे आपने किया है मसूलीपट्टनम में, बढ़िया क्लास है, बुद्धि लेके आ रहा है और कुछ नहीं। देखो फैक्ट्री आया मसूलीपट्टनम में रख दिया, जो कि मद्रास के आसपास है, तो इतना ही है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है डेनिश का, कोई काम थोड़े किया है ढंग का। देखो फ्रेंच है, अब फ्रेंच का देखो ये इंपॉर्टेंट है। इट वॉज अ रॉयल मोनोपोली एंटर इनटू इंडिया इन 1660। औरंगजेब जब रूल कर रहे थे तब आए थे ये, बोले थे ना ब्रिटिश से भी पहले आया। ब्रिटिश तो आया था मगर ब्रिटिश को जहांगीर ने दिया था, ठीक है। औरंगजेब के टाइम में आया, उसके बाद में आया है तुम्हारा एक रॉयल मोनोपोली आया है। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे फ्रांस के, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे कि यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनने में, ठीक है। पहला फैक्ट्री सूरत में जानते हो, सूरतगढ़ है, 1668 में फ्रांसिस कोरेन करके थे, उन्होंने किया था। और ये फरमान कहाँ से मिला था उनको, औरंगजेब से मिला था। जैसे फारूक सियार का फरमान कितना बड़ा साबित हुआ उसका ब्रिटिश के लिए। लेटर क्या किया कि इन्होंने अपना फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, यानी कि साउथ में इन्होंने किया है। अर्ली हेडक्वार्टर इनका सूरत था, बाद में पौंडीचेरी में शिफ्ट हुआ। अच्छा, अब जानते हो फ्रेंच का पौंडीचेरी में गढ़ था, ये पौंडीचेरी देखते हो, पौंडीचेरी था, पौंडीचेरी कर दिया गया, जिसकी गवर्नर अभी कौन है, किरण बेदी है, जहाँ पे रोज टसल चलता है। देखो दे डेवलप्ड अ फोर्ट, इन्होंने भी अपना फोर्ट नीचे किया है, जिसको फोर्ट लुइस बोलते हैं, ठीक है।
डुप्लेक्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, डुप्लेक्स क्या है, इंपॉर्टेंट फ्रेंच गवर्नर थे फ्रेंच के यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, और बहुत क्लोज टाइज था वही हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ। क्यों, फ्रेंच का हमेशा रिलेशन अच्छा रहा है मैसूर के साथ, वही टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का मेंबर भी था, समझो यहीं से रिलेशन है। और क्या हुआ कि एंग्लो फ्रेंच वार हुआ है, हाँ यहाँ पर लिखा नहीं, बहुत 3-4 वार हुआ था। और जो तुम्हारा वांडीवास का, वही इसको बोलते हैं कार्नेटिक वार भी कह सकते हो, जो वांडीवास का जो हुआ था 1760 में, ये बहुत ही डिसाइसिव बैटल था, ठीक है, जहाँ पे फ्रेंच को बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया और सब पोजीशन खो दिया इसने, फ्रेंच ने कब्जा लिया इंडिया और उसने ब्रिटिश ने। अब एक झुटपुटिया वाला जो आया है बेल्जियम वाला, ठीक है, मतलब कोई वजूद नहीं है, 1722 में आया है, ये तुम्हारा मर्चेंट्स है, बस फर्स्ट फैक्ट्री खोल दिया फिर चल दिया ये अपना, कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है ना, इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि किताब में इसके बारे में दिया भी नहीं गया है, मैं हल्का लिखा है क्योंकि ऑप्शनल बताना पड़ता है इसलिए यहाँ पे लिखा गया। देखो तो ये ख़त्म हो गया, अब जो चीज़ छूटा है उसके बारे में मिसलेनियस फैक्ट्स हो जाएंगे। देखो पहला यूरोपियन जो हमारे एशिया में आया है वो पोर्टुगीज़ है, ठीक है, जो कि वही केप ऑफ गुड होप से आया है, पीपर क्लोव, वही क्लोव मतलब क्या होता है, लॉन्ग सिल्क, ये सब में करना चाहता था व्यापार। आफ्टर डैट वो इंडिया आया है, ठीक है, अब बड़ा तुम्हारा फोर्ट जमाया है, गोवा टाउन ये सब किया है, ठीक है, इंडोनेशिया तक भी गया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए। पोर्ट्स ऑफ यूरोपियन, देखो कहाँ कहाँ पोर्ट था हमारे यूरोपियंस का, पोर्ट कहाँ कहाँ था इंपॉर्टेंट, देखो पूछता है सिविल सर्विस में फैक्चुअल में कि सेंट एंगिलो जो केरला में था वो तुम्हारा फ्रांसिस डी अल्मेडा, यही पोर्टुगीज़ का तो तुम्हारा पहला वाला जो था गवर्नर। उसका फोर्ट सेंट जॉर्ज अभी बताए थे, ये तुम्हारा इंग्लिश वाला जो 1664 में मद्रास की तरफ आया था। उसके बाद फिर फोर्ट तुम्हारा डेविड है, फोर्ट डेविड है, देखो ये मराठास ने टेकन बाय मराठास ने इसको ले लिया बाद में। फोर्ट विलियम जानते हो इंग्लिश का 1794 में। सेंट लुइस अभी जस्ट बताए थे पदिचेरी का फ्रेंच का। डुप्लेस ने मद्रास को ऑक्युपाइड किया था 1764 में जब पहला एंग्लो फ्रेंच वार हो रहा था, तो बाद में हार गया कर्नाटिक वार, फिर देना पड़ा सब चीज़। डच डिफीटेड पोर्टुगीज, डच ने क्यों, क्योंकि पोर्टुगीज़ का मोनोपोली डच ने ख़त्म किया है, बताए थे, वही 98 ईयर्स के बाद आया था। तो डच ने मोनोपोली ख़त्म किया पोर्टुगीज़ का और वहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया था मॉडर्न कोचिन में, और जो कि बाद में जाकर ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट बन गया क्योंकि ब्रिटिश ने साम्राज्य वो कर लिया, उसका कैप्चर कर लिया। अब देखो जो फॉरेन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया, नीचे देखो वो जो ब्लैक कलर का है कि पहला सूरत में था ब्रिटिश का, उसके बाद फिर बंगाल में आया, फिर मद्रास गया, फिर मुंबई आया, यानी कि फिर सूरत का प्रोमिनेंसी खत्म हो गया और 3 प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट रह गया इसका। लेटर ऑन सूरत वाज रिमूव्ड एज प्रेसिडेंसी, है ना, ब्लैक ऊपर रेड कलर में अच्छे से नहीं दिया गया था इसलिए ब्लैक कलर का अलग से कर दिए थे, समझ गए बात को। अब देखो हाँ ये देखो, तो एक टॉपिक हमने खत्म कर दिया, एक टॉपिक जो ब्रिटिश कंसोलिडेशन एक्सपांशन एंड ये वाला चीज़, उसमें जो टॉपिक था पहला जो टॉपिक था कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज था ना, वो मैंने ख़त्म कर दिया। अब राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, इसके बारे में थोड़ा सा झलकी तुमको लोग दे देता हूँ, कल से चलेगा नया क्लास। उसमें क्या क्या तुम लोग को पढ़ना है, कैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने की वजह से ऑटोनोमस स्टेट्स उठा है, नंबर 1 टॉपिक। क्यों 18th सेंचुरी को डार्क एज बोलते हैं, यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन देखेंगे, जो हम बोल चुके थे कि डिक्लाइन हो चुका है, हर तरफ एनार्की है, कियोस है, बता चुके थे। बंगाल राइज कैसे हुआ, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, मराठा, और 3rd बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ, ये सभी चीज़। तो आज की क्लास में ये जान लेते हैं कि 18th सेंचुरी डार्क एज क्यों रहा है। जानते हो डार्क एज क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि कियोस था, एनार्की था, ठीक है। ये पीरियड ऐसा था कि गवर्नेंस सिस्टम पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका था। क्यों, क्योंकि 1707 में मुगल एम्पायर का जो बहुत बड़ा शासक थे औरंगजेब, उनका डेथ हो चुका था। बी नंबर देखो, सेंट्रल अथॉरिटी ख़त्म हो चुका था। जब सेंट्रल अथॉरिटी ख़त्म होगा तो ऑटोनोमस पावर बढ़ेगा अनडाउटली, समझे, और चैलेंज बनेगा एक दूसरे के लिए, छोटे छोटे पावर के लिए। एक पावर छोटा पावर एक छोटा पावर से लड़ रहा है, समझे। पूरी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा रॉटन था, और फॉरेन इन्वेजन भी हो रहे थे। मुगल एम्पायर उससे ख़त्म हो गया। कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ था रीजनल एम्पायर में। क्यों, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी में जो रीजनल जो कल्चर डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से रीजनल में नहीं हो सकता है उतना। जो सांस्कृतिक समारोह होगा बड़ा साम्राज्य में, छोटा में तो बहुत कम आशा कर सकते हो, स्कॉलर का मानना है। वह कई स्कॉलर बोलते हैं कि ऐसा गलत बात है,
कई स्कॉलर का मानना क्या बात कर रहे हैं। रीजनल एम्पायर में भी एक से एक पेंटिंग आया। जब तुम लोग को पेंटिंग का पढ़ाया जाएगा सिविल सर्विस में, कल्चर में, तो बताएंगे कंगरा पेंटिंग, बहुत तरह का पेंटिंग डिजाइन हुआ था। मुगल एम्पायर से जो पेंटर्स उठ के गए थे वो अलग अलग रीजनल एम्पायर में जाके टच करेंगे, क्योंकि उनको वही आता है। तो अब क्या कि रीजनल एम्पायर में जो पेंटिंग या फिर कोई भी आर्ट पहले से प्रेजेंट था और ये आर्ट लेके जा रहा है, तो हाइब्रिड हो जाएगा, यानी कि और एक नया कल्चर डेवलप्ड होगा। तो कई स्कॉलर ये भी बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, 18वीं सेंचुरी कोई डार्क एज नहीं है। देखो, इसलिए इस बेसिस पे बोलता है कि 18वीं सेंचुरी डार्क एज है। मगर अभी के जो रिसेंटली स्कॉलर है, जैसे सतीश चंद्र, जिसका किताब पढ़ते हो तुम मॉडर्न इंडिया का, वो बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा डार्क एज नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत रीजनल पॉलिटिकल इंटिटी आगे उठे हैं, अलग अलग तरीके से कल्चर डेवलपमेंट हुआ है। लखनऊ उसका एग्जाम्पल है। तो वही जो बोले हैं तुमको, लखनऊ है, बहुत सारा है तुम्हारा, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली है, बहुत सारा एरिया है। मैं बताऊंगा कल्चर में तुम लोग को। तो काउंटर तो होना ही है, डिबेट तो होना ही, हिस्ट्री में डिबेट होता ही होता है। जब ऑप्शनल पढ़ाएगा तो उसमें तो खाली डिबेट ही है, समझ रहे हो ना, खाली डिबेट है। देखो यस, कितना पेज हुआ है देखो, 20 हाँ 21 फोटो पेज और बचा हुआ है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही फोटो खींच लिया था। देखो अब ये समझो, खींच लिया तो बताना तो पड़ेगा। देखो राइज ऑफ बंगाल, ठीक है, नहीं बताना तो पड़ेगा। क्या देखो, अब बंगाल जो है, मजाक लगता है तुम लोग को, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, अभी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, आसाम बाद में लेटर सेपरेट हो गया, सभी तुम्हारे क्या थे, बंगाल थे। ये इतना बड़ा बंगाल, तब ना बंगाल को 1905 में डिवाइड करके बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीन बहुत बड़ा है, इसको रूल करने में बहुत दिक्कत होता है, ये वो करके डिगड़ाबाजी करके तोड़ दिया उसको। और उसका भी बात दलील सही है, मगर रीजन कुछ और है। रीजन क्या था, हिंदू मुस्लिम करो, फूट डालो, राज करो, समझे। तो लेटर ऑन क्या हुआ, मुगल क्या, पहले मुगल का फुल कंट्रोल था ये सभी एरिया पे, बंगाल का ये सभी एरिया पे। अब बाद में मुगल एम्पायर खत्म होगा तो ये भी फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। मुर्जिद कुली खान, मुर्जिद कुली खान ही थे जिन्होंने बंगाल को पूरा कंसोलिडेट करके रखा था। उनके सक्सेसर सिराज उद दौला, ठीक है, सिराज उद दौला उनके सक्सेसर थे। और इसी के टाइम में ब्रिटिश अपना इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। बाबू मुंगेर आ जाएगा थोड़ी देर में, देखते रहना तुम लोग, बेगूसराय पहुंचेंगे अभी, देखते रहो, ठीक है। सिराज उद दौला, अब उसके बाद क्या, क्योंकि सिराज उद दौला तो बाबू ग्रेट ऑफ बिट्रेल हुआ, उसके साथ अपना लोगों ने उसको बगावत दिया, है ना। सिराज उद दौला को अपना लोग ही ठग लिया, क्योंकि ब्रिटिश ने ऐसे कर दिया, चेंज कर दिया उसको, समीकरण चेंज कर दिया, उधर चल गया। तो देखो, हाँ बिल्कुल, तो देखो मीर जाफर का बात होगा, अभी बताएंगे सभी चीज़। फिर मीर कासिम हुआ है, मीर कासिम के टाइम में मुंगेर का बात आएगा, देखते जाओ। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि एडवांटेज उठाया है चीज़ों को, और वही है बैटल ऑफ, यहाँ पे बैटल ऑफ क्या हो जाता है तुम्हारा, प्लासी हो जाता है 1757 का। उसका बक्सर 64 में हो जाता है, और उससे ब्रिटिश एक बहुत बड़ा पावर बन के निकल जाता है बंगाल में, समझ गए। तो आगे देखो कि बंगाल का जो फाउंडर था मुर्जिद कुली खान था। इन्होंने क्या किया, ही ट्रांसफर कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद, ढाका अभी जो बांग्लादेश में है, अपना चेंज किया। सब हम लोग एक ही थे, अभी ना बांग्लादेश हो गया, सब एक थे। चित्तौड़गढ़ हमारा ही, हमने वहाँ पे लड़ाई बिगुल बजाया है वहाँ से, चित्तौड़गढ़ से। देख लो सूर्य सेन का, पढ़ लो जाके इतिहास, समझा। तो क्या किया कि ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल ट्रांसफर किया, किन्होंने, मुर्जिद कुली खान ने। मुर्शिदाबाद देखो नाम है, तो क्या मुर्जिद कुली खान के नाम से मुर्शिदाबाद है, समझो। ये भी जो इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इनके बाद, वो सिराज उद दौला था। देखो इनके टाइम में ही ब्लैक होल एपिसोड हुआ था, तुमको अब याद आ रहा होगा नीतीश, बहुत सारा चीज कि माइंड गायब है। ब्लैक होल एपिसोड में बाबू ये एक ब्लॉट था। इसमें क्या हुआ था, एक छोटे से प्रिजन में बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे यूरोपियंस, स्पेशली इंग्लिश को रख दिया गया था प्रिजनर बना के, और इसमें बहुत सारे लोग मरे थे। यानी कि 146 प्रिजनर को एक छोटे से रूम में रख दिया गया था, और उसमें मात्र 26 सर्वाइव किए, बाकी सब मर गए। खुनस हो गया, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया, और गुस्सा आ गया ब्रिटिश लोग को, समझ रहे हो ना। तो सिराज उद दौला जो कि सक्सेसर है तुम्हारा मुर्जिद कुली खान के का, उसके बाद का, इसके टाइम में ब्लैक होल एपिसोड हुआ था। तो ये बहुत गुस्सा दिला दिया,
बोलते कि सिराज बहुत अनफॉर्चुनेट है, बेचारा बहुत वो है, मतलब क्या बोले कि उसको अपनाए नहीं, उसको वो दिया, गम दिया। अपना आदमी जिसपे वो भरोसा करता था उसने ही बिट्रे कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का साइड ले लिया अपना आदमी, ठीक है, और एंटी सिराज क्लिंच बना दिया, एंटी सिराज ग्रुप बना दिया। ग्रुप लिख लेना तुम लोग, यानी कि सिराज का आदमी ही सिराज का अगेंस्ट हो गया। क्यों? लोभ दे दिया कि बाबू ठीक है, इसको नवाब खत्म कर देंगे, इसका नवाबगिरी, और तुमको बैठा देंगे और तुम हमारा बात मानते रहना, हम आराम से खत्म कर देंगे इसको। अब बात जब साम्राज्य हुआ, देखो जब फाइट हुआ बैटल ऑफ प्लासी, तो बाबू तो बैटल ऑफ प्लासी होने से पहले जीत गया ना। क्यों? मात्र 2 आदमी गया लड़ने के लिए। क्योंकि देखो अभी तुमको फ्यूडल ट्रेंड्स याद है ना, नोबल्स लोग कंट्रोल करेंगे नाइट को, नोबल यस नाइट को याद है। जब नोबल्स बगावत कर देगा तो कहा जाएगा वो मिलिट्री मोबिलाइजेशन कहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं जाएगा। तो मात्र मीर मोहन अभी बताएंगे, मात्र 2 सिपाही लड़ा है, तो क्या हुआ? वो तो वहीं पे हार हो गया। सब ने बेगाना, सब ने वो बिट्रे कर दिया उसको। वही लिखा गया कि सिराज अनफॉर्चुनेट था कि अपने पीपल ने ही उसको वो कर दिया, बगावत कर दिया, ये ब्रिटिश का ले लिया। और मेंबर जो एंटी सिराज ग्रुप के मेंबर थे वो मीर जाफर थे, जो कि उस समय पीएम थे सिराज के। किंग है, नवाब है, नवाब के नीचे पीएम का पोस्ट। नवाब मतलब समझ रहे हो, नवाब क्योंकि रीजनल एरिया है इसलिए नवाब, नहीं तो किंग होता। नवाब मतलब वहाँ का रीजनल, बंगाल का नवाब। नवाब बहुत लंबा शब्द बोलते हैं ना, कि इसको नहीं बोलते, क्या नाम है लड़का, सैफ अली खान। सैफ अली खान को क्या बोलते हैं कि नवाब है लखनऊ का। तो ये नवाब का कल्चर ही था ना उस समय, उसका जो खानदान है नवाब से आया है, समझ रहे हो ना। तो नवाब सिर्फ भी बोला जाता है, बाद में बताएंगे, जब मराठा वराठा का बताएंगे तो बहुत सारा चीज़ बताना होगा, उसका अलग टर्मिनोलॉजी है। तो नवाब कौन था? ये तुम्हारा नवाब को क्या बोले? सिराज उदौला। उसके नीचे का पोस्ट पीएम, जो कि तुम्हारा क्या था? मीर जाफर था। घूम गया वो, बिल्कुल। उसके बाद मीर बख्शी था, राजा मनिक चंद थे जो कि पोस्ट पे थे, होमी चंद थे, ठीक है, रिच मर्चेंट थे कलकत्ता के, जगत सेठ थे जो कि बैंकर था तुम्हारा उस समय का, खादिम खान था, राय दुर्लभ था, घसीटी बेगम थी, लतीफ़ खान था, बहुत सारा था। यानी कि सब एंटी सिराज ग्रुप बन गया ये सब, समझे। और ये सब एंटी सिराज बना है, देखो नीचे। और इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ है और सिराज अकेले पड़ गया। रॉबर्ट क्लाइव एक साथ आ रहा है, वाटसन एक साथ आ रहा है। मात्र 2 सोल्जर बोले थे ना, मीर मदन और मोहल्ला, ये मात्र सोल्जर लड़े हैं सिराज की तरफ से, मात्र 2 लड़ने से क्या होता है? तो क्या हुआ? सिराज तो खत्म हो गया सिराज। अब चूंकि बात हुआ था मीर जाफर को रखेंगे, नवाब बनाएंगे, पीएम को नवाब का पोस्ट मिलेगा, तो मीर जाफर को नवाब का मिला बिल्कुल। अभी आस्ते आस्ते ब्रिटिश ने कब जाएगा, समझ रहे ना। स्ट्रेटेजी बना के देखो ना ब्रिटिश का बाबू चाल। तो क्यों? बैटल ऑफ प्लासी में 1657 में बिना युद्ध किए जीत गया, इसलिए गेट बिट्रेयल कहा जाता है। इस युद्ध को गेट बिट्रेयल, बहुत बड़ा धोखा है सिराज के लिए, ठीक है। मीर जाफर नवाब बना, और इसलिए बोला जाता है कि ये फर्स्ट रेवोल्यूशन है बंगाल में। क्यों? क्योंकि पहली बार जो रॉयल ब्लड है उसका सब्स्टिट्यूशन कोई दूसरा कोई कर रहा है। क्योंकि खून का बात होता है ना, कि हमारा खून करेगा, इसलिए इसको कहा। क्योंकि नोबल पहली बार नवाब बना है, इसलिए पहला रेवोल्यूशन है बंगाल का ये। कई लोग पूछते भी है इस तरह का। जब ये नवाब बना मीर जाफर, तो इसने फ्री ट्रेड दे दिया ब्रिटिश को, बंगाल को। क्यों? इसीलिए तो बनाया था इसको भाई, है ना। कुछ समझौता था बीच में, बिहार में भी दे दिया, बोल दिया बताओ कि 24 परगनास अभी है कि नहीं है बंगाल का, 24 परगनास, जहाँ पे वो तुम्हारा वो आया, साइक्लोन आया था कुछ दिन पहले, बताए तो थे तुम लोग को, ठीक है ना। हाँ याद है ना, अम्फान साइक्लोन के बारे में जब तो 24 परगना के बारे में बताए थे, जमींदारी राइट दे दिया उसको कि जमीन रेवेन्यू आप वसूल सकते हैं। अब जब बाबू पैसा के ऊपर दे दोगे तुम, टैक्स कलेक्शन का रूल दे दोगे, तो बाबू जब जेब में पैसा आएगा तो बुद्धि भी आएगा, और तुम्हारा इच्छा और आकांक्षा और बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को ना। हो गया उसके बाद मीर जाफर, आप बताओ, मीर जाफर ने ठीक उल्टा भी काम कर दिया कि बैटल ऑफ बेडारा में ब्रिटिश के अगेंस्ट डच को सपोर्ट कर दिया। अब बैटल ऑफ बेडारा में हारा है डच, यानी कि मीर जाफर का तो फंस गया बीच में बच्चा। देखो आफ्टर जफर, यानी कि सब खत्म हो गया, जफर को खत्म कर दिया। कासिम आया पावर में 1760 में, कासिम को लाया गया। और ये सेकेंड रिवोल्यूशन है कि ये भी अचानक चीज़ है,
ऐसे तो नहीं होता था पहले, ये अचानक सब चीज़ हो रहा है। तो 1760 में इसी समय बैंडीबास भी हो रहा है फ्रेंच के साथ, कार्नेटिक वार भी हो रहा है कोमल। तो मीर कासिम आए, मीर कासिम ही गजब चीज़ है। इन्होंने क्या किया, देखो मैं गजब चीज़ अभी थोड़ी देर में बताना चाहूँगा। इन्होंने क्या किया, जमींदारी राइट दे दिया बर्धमान का, चित्तौड़ का, मिदनापुर का, जो अभी तुम्हारा बांग्लादेश का बहुत सारा पार्ट है, ठीक है। और इन्होंने कैपिटल, देखो यही बोले थे ना मीर कासिम, इन्होंने अपना कैपिटल, इट्स ओके जो भी गिरा छोड़ दो, ये जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से इन्होंने मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया, बिहार। समझ रहे हो कि कैसे बंगाल उसका पार्ट है, मुंगेर यानी कि बेगूसराय पहुंच गया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि ही एबोलिश द ऑल ट्रेड ड्यूटी, जो तुम्हारा इंडियन ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्रेड ड्यूटी लगता था उसको एबोलिश कर दिया, बगावत कर दिया इसने ब्रिटिश के अगेंस्ट। क्योंकि ब्रिटिश आता था हमारे लिए फ्री ट्रेड हो, इंडियन ट्रेडर्स के लिए क्या हो, वही बेचारा इंडियन ट्रेडर्स को भी चाहता था कि बल दे, उसको भी आगे बढ़ाने का मौका दे, समझ रहे हो ना। तो अब देखो, अब हो गया बात खत्म। उसके बाद क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर हो गया, कल बैटल ऑफ बक्सर से स्टार्ट करेंगे। और इनको क्रेडिट जाता है गन फैक्ट्री जो मुंगेर में अभी तक जो चलता है, आज जो कट्टा लेके चलता है विद्यार्थी जो पढ़ना चाहिए, बहुत नॉर्मल मिल जाता है गन, है ना। कैसे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री इन मुंगेर। समझ में आ रहा है ना। तो कैसे तुम्हारा इतिहास प्रेजेंट टाइम को मोल्ड करता है, समझो बात को। और मॉडल लाइन्स पे बनाया गया, और मगर क्या हुआ, मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर में क्रश कर दिया गया। दैट्स इट फॉर टुडे।